Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach you हिंदी लेसन खुला आकाश। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए कि यह पूरक पठन है जिसको हम रैपिड रीडिंग बोलते हैं। सबसे पहले खुला आकाश का विषय प्रवेश देखिए। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा का एक उदाहरण है। कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के माध्यम से नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डाला है। लेखक मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में आत्मचिंतन का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकेंगे, साथ ही अपनी गलतियों से सीख ले सकेंगे। यह पाठ दिशाओं का खुला आकाश नामक पुस्तक से लिया गया है। पाठ को ध्यान से सुनिए। यह एक डायरी विधा है। जिस तरह से इसमें बताया गया है कि लेखक जो है डायरी में कुछ बाहर की चीज़ों को देखता है, अनुभव प्राप्त करता है और फिर अपनी डायरी में लिखता है, और किस तारीख को लिख रहा है, किस डेट को लिख रहा है उसको भी मेंशन करता है। सबसे पहले लेखक कहता है अंदर की दुनिया। यहाँ पर लेखक बताना चाहा है कि सबसे पहले पाठ को सुनिए। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध मजबूत बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। अर्थात इस अंदर की दुनिया के बारे में लेखक कहना चाहता है कि बाहर की दुनिया से बड़ी जो है हमारी अंदर की दुनिया है, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। यह लेखक ने 10 मार्च 1998 में लिखा था। दूसरा है मकान पर मकान। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि आज दुनिया में आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। लोग मकान के ऊपर मकान बना रहे हैं। लेखक कहता है कि जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है। मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती हैं, लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हों या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हों। यहाँ लेखक बताना चाहा है कि लोग मकान के ऊपर मकान बनाए हैं, यहाँ तक कि लोग बिल्कुल जगह नहीं छोड़े हैं। ना तो पेड़ों की लगाने की जगह है, और जो भी पेड़ हैं लोगों ने पेड़ को काट दिया है। मैं ऐसी सकरी और तंगली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। 10 मार्च 1998। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सकरी गली है और वहाँ पर आसमान को देखो तो खुला आसमान नहीं दिखता, बल्कि टेलीफोन के तार उलझे हुए फैलाए गए हैं और वहाँ पर बिल्कुल हरियाली नहीं है। सही साहित्य। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि हमारे जीवन में जो सही बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे पुस्तकें हैं, लेकिन सही साहित्य क्या है? सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों
आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। यहाँ इन दो पंक्तियों में लेखक बताना चाहता है कि सच्चा साहित्य वही है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों मिले और उसे हमें अच्छी तरह से परखना चाहिए। 8 अगस्त 1998। जाने खुद को। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि हम जो है सबसे पहले हमें दूसरों को जानने से पहले हमें अपने खुद को जानना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें और कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि एक दिन हम चुपचाप बैठ करके सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने बारे में आत्मचिंतन करें और कोशिश करें कि जब हम अपने बारे में सोच रहे हों तो हमें दूसरे के बारे में सोचने की उस समय ज़रूरत नहीं है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने आप को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में कुछ जानने का दम्भ रखते हैं। दम का मतलब यहाँ है गर्व या घमंड। दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिशत भी मौजूद रहते थे। वह अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिन्हें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक पॉजिटिव स्वीकृति का भाव होना चाहिए, दूसरा अन्य नहीं। अंत में है हमारे ही प्रतिरूप, इस हमसे अलग या भिन्न नहीं। 12 नवंबर 1998। यहाँ पर लेखक बताना चाहा है कि हम सबसे पहले अपने खुद को जानें, फिर दूसरों के अपना खुद जानने के बारे में दूसरों को जानें और अपने जानने के बाद, अपने को खुद को जानने के बाद दूसरों को भी तब फायदे हो सकते हैं। अगर आदमी दूसरों के बारे में जानेगा, अपने बारे में नहीं जानेगा तो इससे दूसरों का भी नुकसान होगा और अपना भी नुकसान होगा। सिर्फ मनुष्य होते हैं। यहाँ पर लेखक बताना चाहा है कि मनुष्य जो है इतना लालच और परिस्थितियों का शिकार हो चुका है कि वह ज़रूरत पड़ने पर दूसरे इंसानों को लूट लेता है, दूसरों को परेशान करता है और धन के लालच में दूसरों को मार डालता है। और कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में सुनिए। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। अर्थात इंसानों में कुछ तरह ऐसे लोग होते हैं कि जो एक खतरनाक जानवर हैं उनकी तरह उनका स्वभाव होता है। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है, सीधा होता है, दूसरों की मदद करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह, जो दूसरों को नुकसान नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, और जैसी सारी गायें केवल गाय होती हैं और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। 7 अगस्त 1999। लुका छिपा कर जीना। लेखक यहाँ बताना चाहा है कि कुछ लोग जो है अपनी असलियत को नहीं बताना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर बातों को, हर चीज़ों को लुका छिपा करके काम करते हैं और उन्हें ये अच्छा लगता है। लेखक कहता है कि मुझे ये बातें पसंद नहीं है। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाएं। आखिर यह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। 4 जनवरी 2001। अर्थात यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक बताना चाहता है कि कुछ लोग जो है अपने काम को, अपने चीज़ों को लुका छिपा करके जीते हैं, तो लेखक कहता है उसे वह चारित्रिक बेईमानी मानता है और उसके पीछे आत्मविश्वास की कमी मानता है। जीने का अर्थ। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि हम जो जीवन में जीते हैं उस जीने का अर्थ क्या है। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जितना भी समय हम जिएं, हम दूसरों की मदद करें और समाज के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले हम देखेंगे, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं।
यह तत्व तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, जवानी जिसको बोलते हैं, बुढ़ापा। खास बात यह है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ, अभिन्न अंग पाता हूँ। यहाँ लेखक कहता है कि बुढ़ापे का केवल यह अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ वर्ष बचे हैं, अर्थात लेखक कहता है कि बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेखक कहता है कि जब हम समझदार हो जाएं, जो भी हमारे जीवन बचे हुए हैं, उसमें लेखक कहता है कि हमें जीवित, अच्छी तरह से जीवित और समाज और देश के लिए जिंदगी को, कुछ लोगों को कुछ सहानुभूति देना चाहिए। लेखक कहता है कि मैं 75 वर्ष का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ वर्ष ही बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास है कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी मोड़ पर भी हो सकती है। ऐसा हुआ भी मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है। जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि मैं 75 वर्ष का हो चुका हूँ, जीने के लिए कुछ वर्ष बचे हैं और मृत्यु दूर नहीं है, लेकिन लेखक कहता है कि जो भी वर्ष बचे हैं उसे हमें किस तरह से जीना चाहिए, अपने लिए और दूसरों के लिए, इस बात को ध्यान देना चाहिए। 23 जनवरी 2002। दिल्ली में रहना। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि महानगरों में रहने के लिए मकानों की किस तरह से समस्या है, लोग किस तरह से रहते हैं। यहाँ दिल्ली का उदाहरण लेता है। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस है, सवारियों से लंद फंद, हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पांव टिका कर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो और फिर धीरे धीरे कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो शहरों में हम लोग रहते हैं, उसकी तुलना उसने एक बहुत बड़ी बस से तुलना की है और बताया गया है जिस तरह से बस जो है खचाखच भरी रहती है और जो पैसेंजर आगे चलना चाहते हैं, बैठना, बस में चाहते हैं, तो बस में भरी सवारी के कारण से वो है पीछे के गेट से उसके पायदान पर पैर रख देते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ज़िंदगी हमारी हो गई है और हम लोग एक छोटे से कमरे में अपना तंगी से जीवन बिता रहे हैं। 12 जून 2003। बहाने निकालना। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि आज कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि वो बहाने निकालते हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए हम रास्ते निकाल लेते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। जनवरी 2006। इसका मतलब लेखक कहना चाहता है कि जिन चीज़ों में, जिन कामों में हमें रुचि होती है उसे हम अच्छी तरह से करते हैं और जिसको हम नहीं करना चाहते उसके लिए तरह तरह के बहाने निकालते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से बहस। लेखक यहाँ कहना चाहता है बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि जब भी हम शांतपूर्वक कहीं जगह पर बैठे तो हम अपने मन से आत्मचिंतन करें और अपने मन से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उससे हमें पूछना चाहिए और हम अपने से ना पूछ करके दूसरों से अगर हम पूछते हैं कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, इस तरह से जब बात करते हैं तो लोगों में झगड़ा होने की संभावना रहती है। तो लेखक यहाँ कहता है कि जो कुछ पूछना हो, जो कुछ बहस करना हो, हमें अपने से करना चाहिए, अपने आत्मा से करनी चाहिए। चीज़ों की गुलामी। लेखक यहाँ बताना चाहता है कि आज जो दुनिया में लोग हैं, जो तमाम प्रकार की सुविधा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। इस पैराग्राफ में लेखक थोड़ा हास्य व्यंग किया है, आप उसको ध्यान से सुनिए। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा। यहाँ इस लाइन को ध्यान सुनिए। लेखक ने कहा
कि कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे लेखक को 40,000 रुपये में खरीदा। अर्थात लेखक इस लाइन से बताना चाहता है कि मैंने 40,000 रुपये में एक कंप्यूटर को खरीदा, लेकिन लेखक ने जो कहा कि कंप्यूटर ने मुझे खरीदा का मतलब कि हम कंप्यूटर के गुलाम हो गए, इसलिए कंप्यूटर को हमने नहीं खरीदा बल्कि कंप्यूटर ने मुझे खरीदा। आज उसकी गुलामी में हूँ, उसकी सेवा में हूँ, उसके नखरों को सिर झुका करके शर्मिंदा होकर के झेलने में ही अपना कल्याण, अपनी भलाई देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहता है कि मैं कंप्यूटर की गुलामी में हूँ और उसके नखरों को मैं देखता हूँ। एक दिन कंप्यूटर का वादा है कि मुझे लिखने पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी देगा, इसलिए मैं उसके सेवा में हूँ। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। जैसा ऊपर आपने देखा कि लेखक ने बताया कि एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 में खरीदा, वैसे यहाँ लेखक बताना चाहता है कि एक मोटर ने भी मुझे भारी दामों में लेखक को खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूँ। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि कंप्यूटर और मोटरसाइकिल के माध्यम से बताना चाहता है कि हमें चीज़ों का गुलाम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।